हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर रेजोनेंस पढ़ रहे थे। रेजोनेंस के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा और किस तरह से हम रियल स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन करेंगे। ये सारी लंबी कहानी हम लोग रेजोनेंस के अंदर पढ़ के आए थे। और आखिरी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें रिएक्शंस के मैकेनिज़म्स का कुछ आइडिया देने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, और वो है हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको समटाइम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक बॉन्ड ही गायब हो जाता है। और तो क्या ये वैसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएगा और रियल स्ट्रक्चर इन बिटवीन द टू होगा? यस, वो बहुत सारे दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाएगा और रियल स्ट्रक्चर उन सब का कोई एक कंट्रीब्यूटर होगा। तो क्यों हम इसको रेजोनेंस में नहीं पढ़ रहे, रेजोनेंस में ही पढ़ लेते एक तीसरी कंडीशन बना के। तो एक्चुअली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो रियल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन देते हैं उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी हेल्दी है। बट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो मैं बनाता हूँ यहाँ पे इस आज के टॉपिक पे समझाऊंगा, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है, एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन रहता है, वो थोड़ा सा कम होता है। तो इसलिए इसको एक अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ा जाता है। हालांकि ये भी काफ़ी हद तक हमें स्ट्रक्चर का आइडिया देता है। लाइक सी हियर, मेरे पास एक एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक मेरे पास एग्जाम्पल है CH3 थ्राइस CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं ये समझता हूँ कि यहाँ रेजोनेंस जैसा तो कोई सीन है नहीं। मीन्स ना अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है, ना कोई ऐसा स्पेसिस है जिसके पास लोन पेयर हो और वो पाई के साथ कॉन्जुगेट कर सकता हो। तो मैं समझता हूँ कि ये परफेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रक्चर हैं। ये कार्बन कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड है और ये भी कार्बन कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड है, जबकि एडजेसेंट डबल बॉन्ड पड़े हैं। लेकिन जब मैं चेकआउट करता हूँ जाके, तो मैं देखता हूँ कि इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। यहाँ इतना इफेक्टिवली फ्री रोटेशन नहीं हो पा रहा जो कि सिंगल सिग्मा बॉन्ड का कैरेक्टर होता है, जबकि यहाँ हो पा रहा है। मतलब मैं कुछ एक्सपेरिमेंटली ये एनालाइज कर पा रहा हूँ कि ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है, जबकि ये बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड है। यही जन्म होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा, कब वो रियल स्ट्रक्चर नहीं दिख पा रहा आपको, तो आप सिंपल से 3 पॉइंट्स को याद रखेंगे। 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, किसी भी डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे जाएं और देखें कि क्या वहाँ कोई CH सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर CH सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो सिग्मा बॉन्ड इस पाई के साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है, करता है। सिग्मा टू पाई कॉन्जुगेशन बोलते हैं, जैसे पीछे हमने 2 पढ़े, पाई टू पाई कॉन्जुगेशन एंड लोन पेयर टू पाई कॉन्जुगेशन। लोन पेयर पाई बन जाता, पाई लोन पेयर बन जाता। यहाँ सिग्मा टू पाई कॉन्जुगेशन है, सिग्मा पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर 3 ऑप्शंस हैं तो तीनों हो सकते हैं। लाइक मैं इसका एक और कंट्रीब्यूटर बनाऊं, एक पहला रेजोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं। हालांकि समटाइम मैं टंग स्लिप की वजह से रेजोनेंस बोल जाऊंगा, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं ये। तो हमारा ये पहला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हैं सिग्मा टू पाई कॉन्जुगेशन हुआ है। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसीलिए बोला गया था कि बॉन्ड नहीं है। आप सोचेंगे फिर ये कैसे इसके साथ लगेगा। तो ये पूरी नेगेटिव बॉडी और पूरी पॉजिटिव बॉडी के बीच में कुछ पार्शियल सा आयनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, आयनिक अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। सी हियर, ये H भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता था। हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अपीयर होता, यहाँ H लगा हुआ एक, और ये H भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता था। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ उसको। सी लाइक दिस, ये हमारा एक और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होता। तो ये आपको ज़्यादातर बुक्स में दिखाया गया है जो मोस्ट कंट्रीब्यूटर है। ये 3 और हैं इसके स्ट्रक्चर्स जो लेस कंट्रीब्यूटर हैं। रियल स्ट्रक्चर इन सब के कहीं बीच में लाई करता है, जिसकी वजह से मैं इसका रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा प्रेडिक्ट करूँगा कि ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है। यहाँ पे भी एक पार्शियल डबल बॉन्ड आया हुआ है। हालांकि ये बॉन्ड ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेगा, ये कम डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये आपके पास थोड़े से वीकेंड H बॉन्ड्स होंगे एज कंपेयर टू प्योर सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से आप देखेंगे इन H के ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज नज़र आएगा
किसी में इसके कंट्रीब्यूशन की वजह से, किसी में इसके कंट्रीब्यूशन की वजह से और किसी में इसके कंट्रीब्यूशन की वजह से ये आपके पास प्रोपीन का एक रियल स्ट्रक्चर होगा जिसमें इन 3 H पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट की वजह से, और इस कार्बन पे थोड़ा सा नेगेटिव, और ये थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर लिए हुए बॉन्ड, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। अगर आप इस नीचे वाले स्ट्रक्चर पे नज़र दौड़ाएं और मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो आप समझिए यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है और ये CH3 लगा हुआ है। डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे कोई H नहीं है, मतलब कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ये परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा। हाँ, अगर यहाँ पे एक H होता तो फिर एक स्ट्रक्चर बन सकता था जैसा मैंने बनाया, फिर एक ही और बनता। अगर यहाँ H होता तो 2 स्ट्रक्चर बन सकते थे, और यहाँ भी H होता तो फिर मैं बता ही चुका हूँ आपको 3 स्ट्रक्चर बन सकते थे। ये हाइपर कॉन्जुगेशन हमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन देता है, बहुत ही बढ़िया। देखें यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, और शॉर्ट में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स चेक करेंगे वो बताने की कोशिश करूँगा। मेरे पास एक ये एल्कीन है, इथीन, एक जस्ट अभी समझा रहा था प्रोपीन, एक और ले लेता हूँ यहाँ पे ब्यूटीन, एक और ले लेता हूँ यहाँ पे CH3C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, और मैं देखना चाहता हूँ कौन ज़्यादा रिएक्टिव एल्कीन है या कौन ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है। तो ज़्यादा रिएक्टिविटी पहले तो ये ध्यान रख लो किस वजह से है, तो रिएक्टिविटी इन पाई बॉन्ड्स की वजह से है। किसी भी मॉलिक्यूल को जब आप देखते हो और उसी की कोई भी प्रॉपर्टी आप चाहते हो, रिएक्शंस देखना चाहते हो, तो आप सबसे पहले उस मॉलिक्यूल के उस एरिया को फोकस करें जहाँ से उसकी रिएक्टिविटी बननी है। वो ज़्यादातर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, कोई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, वहीं पे उसकी रिएक्टिविटी छिपी होती है। तो आपको यहाँ इधर कितनी बड़ी चेंज दिखा दूँ, रिएक्टिविटी सिर्फ पाई बॉन्ड पे छिपी होगी। हाँ, कोई फंक्शनल ग्रुप चेन में आ जाता है तो उस पर हो सकती है रिएक्टिविटी, बट ज़्यादातर टाइम वो आपका पाई या फंक्शनल एरिया होता है जहाँ पे उसकी रिएक्टिविटी छुपी होती है, और हमें वहीं सर्च करना होता है, मॉलिक्यूल को देखना होता है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये पाई बॉन्ड है, और किसी बॉडी के साथ तो डेफिनेटली कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी लीजिए, वही पाई इलेक्ट्रॉन्स उसको खींचेगा अपने नेगेटिव डेंसिटी की वजह से, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे ऐड करना चाहेगा। ओके, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो भी मुझे यहीं फोकस करना है, यहाँ पे देखूँ तो यहीं फोकस करना है, यहाँ पे देखूँ तो यहाँ फोकस करना है। तो मैं क्या देखता हूँ, इस एल्कीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और इस एल्कीन की रिएक्टिविटी सबसे कम है, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और ये सबसे कम स्टेबल है। वाई दिस इज सो? देखिए आप, इस पर्टिकुलर एल्कीन के अंदर किसी तरह का कोई हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस या मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन और कार्बन के बीच में आपको दिख रहे हैं, ये 100% इस कार्बन और कार्बन के बीच में लोकलाइज्ड हैं, इधर उधर कहीं नहीं घूम रहे। लेकिन आप इस पे नज़र दौड़ाते हैं तो आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड 100% यहाँ लोकलाइज्ड नहीं है, स्लाइट डीलोकलाइज्ड है। कहाँ पे डीलोकलाइज्ड है? तो अभी हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको मैं समझा के आया कि वो कुछ ऐसा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस मीन्स यहाँ से कोई एक H हाइपर कॉन्जुगेशन कर लेता है। तो आप देखिए ये यहाँ कहाँ है पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में तो नहीं है, और अभी 2 स्ट्रक्चर और बनाऊंगा। जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाऊंगा पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब मिलेगा, मतलब पाई डेंसिटी, हाँ मोस्ट कंट्रीब्यूटर यही है, यही मिलेगा ज़्यादातर पर टाइम, बट 100% यहाँ नहीं होगा, और जितने % यहाँ कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी, रिएक्टिविटी उतनी घटती जाएगी। यहाँ पे देखें, डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 3 H है, मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे इधर भी 3 H है, मतलब 3 और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। मतलब यहाँ 6 डिफरेंट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और मैं बनाऊंगा जिनके अंदर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन के बीच में थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब कितनी कम हो जाएगी, कितने % कम हो जाएगी, ये मैं नहीं कैलकुलेट करने वाला, मैं बस ये बताने वाला हूँ कि यहाँ 100 था, यहाँ 100 से थोड़ा कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, और यहाँ तो बहुत बुरी तरह से डिक्रीज हो जाएगी डेंसिटी, क्योंकि 9 अलग अलग जगह हैं जहां पे ये गायब हो रहा होगा, जहां पे डबल बॉन्ड कहीं और शिफ्ट हो रहा होगा। आप फिर जो ये सोचने लग जाते हैं अच्छा सर फिर यहाँ पे भी तो रिएक्शन हो सकती होगी, तो आप ध्यान दें यहाँ एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दिखाया मैंने जिसका वेरी लिटिल कंट्रीब्यूशन है, लेट मी से इट 10% और लेस,
तो उस 10% वाले पे थोड़ी उसको अटैक करना है। अगर ये वाला जो रियल स्ट्रक्चर है वो अगर मान लो 60% रियल में कंट्रीब्यूट कर रहा है या 90% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो 90% वाला ज़्यादा असर अपना दिखा रहा होगा। मतलब रिएक्शंस तो यहीं होनी है, यहाँ पे रिएक्शन होने की बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी, 0 प्रोबेबिलिटी आई शुड से, रिएक्शन यहीं होनी है, बट उसके घुमाव की वजह से इधर उधर यहाँ की डेंसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी, और ये वाला जो आपका एल्कीन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल अपीयर होगा, सबसे कम रिएक्टिव अपीयर होगा। एक और पॉइंट देखिए आप, हालांकि एक और फैक्टर भी है, मैं आप लोगों को शायद बेंजीन की केमिस्ट्री के दौरान बताऊंगा कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हमें बराबर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और फिर हमें स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो हम कैसे करें। जैसे लाइक मैं अभी भी बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे पास सिस ब्यूटीन है, ब्यूट-2-इन सिस फॉर्म, और ये मेरे पास है ट्रांस ब्यूट-2-इन। दोनों में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कैलकुलेट करूं तो 6 बनते हैं। आप याद रखिए आपको कैसे कैलकुलेट करना है एल्कीन की स्टेबिलिटी या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। आप डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे जाइए दोनों तरफ और देखिए कि उनके पास कितने H हैं। जितने H हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी की उम्मीद है। ये डबल बॉन्ड कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन पे जाइए 3 H हैं। ये डबल बॉन्ड कार्बन है, उसके नेक्स्ट पे जाइए 3 H हैं। तो मतलब 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख पाएंगे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर ये होता तो 9 बनते, अगर ये होता तो 12 बनते, तो अभी नहीं, अभी बस ध्यान रख लीजिए इस बात को और इसी पे फोकस करें। ये लीजिए, दोनों में 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनने हैं, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये। वो कैसे पता चला? फिर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं दोनों एल्कीन्स के अंदर, और हाइड्रोजन के एडिशन पे कुछ हीट रिलीज होता है जिसको मैं बोलता हूँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। 1 मोल हाइड्रोजन ऐड किए जाने पे जो हीट रिलीज होता है किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जिसका भी लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होता है। वो डेटा बेस्ड है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने पे, डेटा ना गिवन हो। वैसे मैं यहाँ बता सकता हूँ ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सिस, आप ऐसे भी उसको ध्यान रख सकते थे। चलिए एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ मेरे पास ये कंपाउंड है टोलिन। टोलिन मिथाइल ग्रुप लगा रहता है बेंजीन के ऊपर, और ये डबल बॉन्ड कार्बन्स हैं, और इस डबल बॉन्ड कार्बन को फोकस करें, उसके नेक्स्ट कार्बन पे H लगे हैं। ये डबल बॉन्ड कार्बन है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ भी H लगा हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। बट इसको ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ये भी डबल बॉन्ड कार्बन है और इसके नेक्स्ट कार्बन पे भी H लगा हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड पाई के साथ कॉन्जुगेशन करेगा, लाइक दिस। तो इसका मैं नया स्ट्रक्चर आपको प्रेडिक्ट करके दिखाऊं यहाँ पे। तो ये यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बिना बॉन्ड H+ रहेगा यहाँ, और ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ, मतलब वही अल्टरनेट पाई पे, अल्टरनेट कार्बन्स पे नेगेटिव चार्ज जाना शुरू हो जाएगा। रिजल्टिंग अगर मैं टोल्विन का रियल स्ट्रक्चर देखूँगा तो टोल्विन के रियल स्ट्रक्चर में इस कार्बन पे थोड़ा पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, ये H थोड़े से लूज़ हो चुके होंगे, उन पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस बेंजीन के रिंग पे नेगेटिव चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो घूम रहा है। मतलब किसी भी पॉजिटिव बॉडी के लिए ये 3 साइट्स फेवरेबल होंगी जहाँ पे वो जाए, ये 2 तो नहीं होंगी ज़्यादा अच्छी। तो मिथाइल का ये जो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है, बेंजीन पे आने वाले ग्रुप्स को भेजने की डायरेक्शन देने का जो इन्फ्लुएंस है, वो उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट की वजह से है, जिसको जनरली हम H इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट बोलते हैं। आप सोचते हैं अच्छा सर फिर ये जो H था ये करा दो ना, क्यों इस बाहर वाले से करा रहे हो? आप इसको छोड़ो, इस डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट पे ये H है तो सही, आप इसको करा दीजिए हाइपर कॉन्जुगेटिव सिग्मा टू पाई कॉन्जुगेशन, ऐसा कुछ कर दीजिए। हाँ, दिमाग तो सही कह रहा है हमारा, ऐसा कर दीजिए। लेकिन जब हम करने जाते हैं ऐसा, तो हम एक बहुत बड़ी समस्या से जूझते हैं, और आप देखिए वो समस्या कितनी भयंकर है। लाइक अभी यहाँ नेगेटिव लगा लेता हूँ। चलिए, ये मैं सोच रहा था, आप सोच रहे थे कि ऐसा कर दो, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये जो आपका कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी sp हाइब्रिडाइज्ड, सी हियर 2 पाई बॉन्ड बने हुए,
sp हाइब्रिडाइज्ड 180 डिग्री लीनियर एंगल रखना चाहता है और ये उसके साथ अत्याचार है, मतलब वो ऐसे रहना चाहता है अपने बॉन्ड्स के साथ, आप उसको ऐसे रखना चाह रहे हो, ये एंगल स्ट्रेन है जिसकी वजह से ऐसा एच कभी नहीं करना चाहेगा। वो वही काम करेगा जिसमें उसको ईज हो, स्मूथ हो। तो इसलिए इस एच के साथ आप हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाने की गलती ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन समझाई है अभी तो कि कब हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे जाके देखें, अगर H प्रेजेंट हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। दो स्पीसीज और रिकॉल करें आप, बहुत फ्रीक्वेंटली आप देखते रहे होंगे, कार्बन पे प्लस चार्ज आया हुआ हो या कार्बन पे फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ हो। बाकी बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब 4 बॉडीज़ थी, 4 बॉन्ड थे कार्बन के, एक जाने वाला चला गया है बाई चांस और इलेक्ट्रॉन भी इसका लेके चला गया। जबकि यहाँ पे जाने वाला चला गया है लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेके गया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया है। लाइक सी हेयर, यहाँ मान लीजिए X लगा हुआ था और यहाँ पे भी X लगा हुआ था, तो X इसके भी इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया और दूसरी सिचुएशन में X सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो इस सिचुएशन पे हमारे पास ये 2 स्पीसीज बनी जिसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। अभी जस्ट इस टॉपिक को ख़त्म होने के बाद इन्हीं पे डिटेल डिस्कशन रहेगा, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। तो ये कार्बोकेटायन है हमारे पास, आप चेक कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा कि कार्बन जिस पे प्लस चार्ज है उसके नेक्स्ट कार्बन पे अगर कोई H हो, और क्या है मुझे नहीं पता, एक H कम से कम, तो वो सिग्मा बॉन्ड इस प्लस के साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है। लाइक ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आई शुड से। सी हेयर, यहाँ HH लगा देता हूँ, यहाँ पे एक बार RR लगा देता हूँ। तो इनको तो करना नहीं है, R वाले सिग्मा बॉन्ड को नहीं करना बिल्कुल भी, सिर्फ H वाले सिग्मा बॉन्ड को। और ध्यान रखना, कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के, कार्बन पे लगे H का नहीं, कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे अगर कोई सिग्मा बॉन्ड है तो करेगा। तो रियल स्ट्रक्चर इन दोनों के कहीं बीच में लाई करेगा, और जब इन दोनों के कहीं बीच में लाई करेगा तो इस कार्बन कार्बन में आप पार्शियल डबल बॉन्ड पाएंगे और H प्लस आपको इन 2 जगहों पे नज़र आएगा। एक इस कार्बन पे इस स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन की वजह से, और इस कंट्रीब्यूशन की वजह से इस H पे नज़र आएगा। ये कार्बन कार्बन का थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। क्या समझा रहा हूँ मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर ये मेरे पास मान लीजिए कोई कार्बन पे प्लस चार्ज है तो ये 100% इसी पे, कहीं इधर उधर घूमने नहीं वाला हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस की वजह से। लेकिन यहाँ जो कार्बन का प्लस है वो H पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अकेला इस पे नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत इस H पे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके कंट्रीब्यूशन की वजह से इस कार्बन पे नहीं है, इस H पे है। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा के अपनी बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ फिर दोबारा से। मेरे पास ये यहाँ पे इस तरह का एक सीन है, वही कार्बोकेटायन दिखा रहा हूँ, उसके नेक्स्ट कार्बन पे 3 जगह पे H लगे हुए, तो ये वाला H हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है उसके साथ। रिजल्ट ये यहाँ प्लस, ये डबल बॉन्ड, ये वाला H भी कर सकता है। आप बस ये चेक करें कि कौन कौन कर सकता है। ये वाला H भी कर सकता है। तो आपके पास सभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एक एक हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनता जाएगा, और रियल स्ट्रक्चर तो इन सभी का कंट्रीब्यूटर होगा, इन सभी का इंप्रेशन होगा, जिसमें ये 4 स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा कर रहा होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव मियरली 5-7% कर रहे होंगे, तो 21% भी ये 3 करें तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 80% पॉजिटिव चार्ज आ गया। बाकी 20% इन 3 H पे फैला हुआ है, 7% इस पे, 7 इस पे, 7 इस पे, 79 इस पे। तो वो प्लस 3 H पे जब फैल गया तो प्लस का कंट्रीब्यूशन, प्लस का कंडेंसेशन, प्लस का चार्ज डेंसिटी इस कार्बन पे कम हो गया। जैसे ही ये चार्ज डेंसिटी कम हो गया, मतलब इसके ऊपर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी किसी नेगेटिव बॉडी की कम होगी, यानी कि ये स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे H की बजाय एक और ऐसा ही CH3 लगा देता हूँ,
तो फिर ये भी चालू हो गए, 3 ये बनाएंगे स्ट्रक्चर, यानी कि टोटल 6 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो वो जो 7% हर एक ले रहा था तो ये भी 7 लेने लग जाएंगे। तो यू कैन से कि 52% के आसपास, 52-53 पॉजिटिव चार्ज यहाँ बचेगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, ये परसेंटेज में मत जाइएगा, ये जस्ट बात को समझाने के लिए बोला है मैंने, कोई परसेंटेज एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर रखी है मैंने। इस कार्बन पे अगर प्लस है तो इसके नेक्स्ट कार्बन पे 3H यहाँ पे भी हैं, जहाँ पे ये हाइपर कॉन्जुगेशन होना शुरू हो जाएगा। मतलब 9 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे, और 9 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे तो कार्बन का पॉजिटिव तो उन 9H पे ज़्यादा फैल जाएगा, कार्बन पे कम हो रहा होगा, 50 से भी कम हो रहा होगा, जिसकी वजह से मुझे कहना होगा फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन आ जाएगी। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की आ रही होगी। हम लोग डिटेल में बहुत जल्दी अपने लेक्चर पे, नेक्स्ट लेक्चर पे ही रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम से जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी सिचुएशन आप देखिए, ये फ्री रेडिकल वाली सिचुएशन, सेम वही बात है, तो लंबा नहीं बोलना पड़ेगा मुझे। ये 3H लगे हुए हैं यहाँ पे, इसको छोड़िए। कार्बन जिस पे फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उसके नेक्स्ट कार्बन को देखिए, अगर H है तो वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है। अब ध्यान दें, हाफ हेडेड एरो दिखाया है मैंने, तो मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा उधर से, H पे प्लस नहीं बनेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा लाइक दिस। ये एक कंट्रीब्यूटर। एक और बनाना है मुझे, क्योंकि एक और H पड़ा है, अब की बार ये वाला कंट्रीब्यूशन कर सकता है। एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अब की बार ये वाला कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो रियल में तो इसको 4 कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, ये मेजर होगा, बट टोटल कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन उन तीनों का भी होगा। रियल स्ट्रक्चर में फ्री रेडिकल यहीं नहीं पड़ा होगा 100%, बट वो इधर उधर इन 3H पे घूम के अपनी डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा होगा। और रिएक्टिविटी इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्योंकि कार्बन पे 100% नहीं हो रही हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, रिजल्टिंग उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, रिएक्टिविटी घट रही है। आप दें ध्यान यहाँ पे, मान लीजिए मेरे पास ये कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ ऐसा कोई सीन ही नहीं है कि कार्बन जिसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, सी हियर, कार्बन जिस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों उसके नेक्स्ट कार्बन पे कोई H ही नहीं है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन 100% यहीं इसी कार्बन पे दिखेगा, कहीं और जाने की गुंजाइश ही नहीं है। रिजल्टिंग ये ज़्यादा रिएक्टिव नज़र आएगा मुझे एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ का डेंसिटी 3H पे घूम रहा है। अगर मैं ये लगा दूं तो अब ये 6H पे घूमेगा, अगर मैं ये लगा दूं तो ये 9H पे घूमेगा। जितना यहाँ से गायब होगा, इधर उधर डिलोकलाइज्ड होगा, उतनी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये सारी की सारी स्टोरी हमारे पास रिएक्शन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से अपना रोल प्ले करता है उसके बारे में थी। आई थिंक ये 4 कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं, अगर ये 4 कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं तो आप 50% ऑर्गेनिक को खो चुके होते हैं। तो इसलिए आप इन चारों कॉन्सेप्ट्स को हर जगह पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट रहेगा वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इक्वली एंड क्रूशियल इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। एक टर्म आती है रिएक्शन इंटरमीडिएट और एक टर्म आती है ट्रांजिशन स्टेट। दोनों चीज़ें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए बीच में अपीयर होने वाली स्टेज है। जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है तो बीच में एक स्टेज आ रही है जिसको मैं सम टाइम इंटरमीडिएट नाम दे रहा हूँ, सब टाइम ट्रांजिशन स्टेट नाम दे रहा हूँ। दोनों सेम नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ टाइम काफ़ी कम होता है, लेस देन 10⁻⁻5 सेकेंड से भी कम, और इंटरमीडिएट का लाइफ टाइम कुछ 10⁻⁻5 सेकेंड से ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो इंटरमीडिएट बनेगा वो हेल्दी टाइम रखेगा, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक जीवित रहेगा रिएक्शन में, नहीं, वो भी जल्दी से ख़त्म होना है। बट ट्रांजिशन स्टेट तो जस्ट अपीयर होती है फॉर द फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, आई और चली गई। हम उसको देख के कुछ वैल्यूएबल एनालिसिस नहीं कर सकते, हम इंटरमीडिएट को ही देख के कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगा पाते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट सिंपली रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन के दौरान बनने वाली एक ऐसी स्टेज होगी जो आपको रिएक्शन के पाथ का वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देती है, जो आपको उसके रास्ते के बारे में समझाती है कि क्या रास्ता रिएक्शन ने अडॉप्ट किया होगा। हम
5 तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट फेस करते हैं हमारी रिएक्शंस के अंदर, जिसमें एक हमारा है कार्बोकैटायन, एक हमारा है कार्बेनायन, एक हमारे पास आता है कार्बीन, एक हमारे पास आता है नाइट्रीन, एक हमारे पास आता है फ्री रेडिकल। तो हालांकि ज़्यादातर हमारी बुक्स इन 4 को बता रही हैं, 5वें के मैकेनिज्म्स हमारे काम के नहीं रहते, लेकिन हल्का फुल्का ही पढ़ना है हमें, तो आप समझ लेंगे इसको। ये 5 हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं जो किसी भी रिएक्शन के दौरान बनते हैं। एक और भी बात याद रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है इंटरमीडिएट बने। सम टाइम रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट ही आती है। जनरली जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं उनमें इंटरमीडिएट नहीं बनता। जो 2 और मोर देन 2 स्टेप्स रखे होती हैं उन्हीं के अंदर हम लोग इंटरमीडिएट्स बनते देखते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर बन रहा है तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, किन कंडीशंस पे बनेगा, और फिर वो बनेगा जल्दी बनेगा या रिएक्शंस जल्दी करेगा, ये सारी बातें हैं जो हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर समझनी है। सिंपल वर्ड्स में बता के चल रहा हूँ कि कार्बन पे प्लस चार्ज है तो कार्बोकैटायन है, 3 बॉन्ड बने हुए होंगे। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो कार्बेनायन है, फिर वही 3 बॉन्ड बने हुए होंगे। नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब जाने वाला इसका इलेक्ट्रॉन भी छीन के चला गया, यहाँ पे जाने वाला अपना भी छोड़ के चला गया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। कार्बीन्स में जाने वाला सीधा हिसाब किताब करके गया, इसका इसको दे के गया, अपना लेके चला गया। नाइट्रीन और फ्री रेडिकल थोड़े से और अनस्टेबल सिचुएशन है, ओड सिचुएशंस हैं, जहां वो अपनी वैलेंसी से काफ़ी दूर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए होते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने 3 बना रखे हैं, बट वहाँ पे वो आपको 2 बॉन्ड बनाए नज़र आएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को समझने की और उनकी स्टेबिलिटी को जानने की कोशिश करेंगे। गुड बाय।